ताबूत। यश ने पानी की बोतल उठाकर गटागट कई घूंट ले डाले। उसकी हालत अभी तक पूरी तरह संभली नहीं थी। निशा ने अपने आप पर काबू पा लिया था। वो बोली, सभी कमरों में लगा है ये जंजीर। जिन कमरों में लोगों को ठहराया जाता है उन सभी कमरों में है। निशा ने जवाब दिया। तो तेजू बाबा को कैसे मालूम होता है कि उसे किस कमरे वाले ने बुलाया है? राज ने फिर सवाल किया। जितनी जंजीरें हैं उतनी ही घंटियां भी हैं। तेजू बाबा के कमरे में पता चल जाता है कि घंटी किस कमरे की जंजीर की है। निशा ने ये बात उसे अच्छी तरह समझाई। यश खिड़की की तरफ गया। वो खिड़की खोलकर मौसम के बिगड़ते तेवर देखना चाहता था। निशा उसका इरादा भांप गई थी। उसने जरा ऊंची आवाज में उसे टोका, खिड़की मत खोलना यश। वैसे ही अंदाजा हो रहा है कि बारिश कितनी जोरों की है। यश एक लंबी सांस लेकर निराश सा वापस मुड़ा। उस समय भी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। निशा गलत नहीं कह रही थी। बिजली की चमक, बादलों की जोरदार गरज और मूसलाधार बारिश के शोर से ही ये अंदाजा हो रहा था कि हालात बेहतर नहीं है। मौसम का मिजाज आज पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। तेजू बाबा ने आने में देर नहीं लगाई। वो भी शायद जाग ही रहा होगा। अगर सो चुका होता तो इतनी जल्दी नहीं आ पाता। यश ने उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से पूछा, तुमने हवेली में कभी ड्रैकुला को देखा है? कौन ड्रैकुला साहब? तेजू बाबा की धुंधली रहस्यमयी आंखें यश पर जम गईं। वो जो एक अंग्रेजी फिल्म बनी थी ना? यश ने कहा। ड्रैकुला ही नाम था उसका। साहब, सिनेमा हॉल तो मैं जिंदगी में कभी नहीं गया और टीवी पर इस नाम की कोई फिल्म मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तेजू बाबा ने ठहर ठहर कर जवाब दिया। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं साहब? इस हवेली में ड्रैकुला है। यश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ये ड्रैकुला क्या चीज है साहब? तेजू बाबा ने अनजान बनते हुए पूछा। चीज नहीं है, वो इंसानों का खून पीने वाला पिशाच है। यश ने थोड़ा तेज लहजे में जवाब दिया। खून पीने वाला? मैंने तो हवेली में ऐसा कोई आदमी आज तक नहीं देखा साहब। वो ताबूत में लेटा रहता है और वो ताबूत अजायब घर में रखा है। तुमने देखा है वो ताबूत? यश ने उसे समझाने के अंदाज में बताते हुए पूछा। मेरे पास उस कमरे की चाबी तो रहती है, लेकिन मैं कभी उस कमरे में गया ही नहीं साहब। अरे क्यों सिर फोड़ रहे उस बूढ़े से? राज ने यश को घूरते हुए धीमे स्वर में कहा। कुछ नहीं मालूम होगा उसे। फिर उसने तेजू बाबा से कहा, अब तुम जाओ बाबा। तेजू बाबा ने निशा की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि उसे क्या करना है। निशा उसका इशारा समझकर बोली, हाँ हाँ बाबा तुम जाओ। तेजू बाबा अपने उसी खास अंदाज में चलता हुआ वहां से विदा हो गया। तीनों उसे जाता देखते रहे। फिर राज ने यश से पूछा, क्या इन्हीं बातों में रात गुजारनी है? मैं तो जा रही हूं अपने कमरे में। निशा बोली। अकेली डरोगी नहीं? यश बोला। डर लगे भी तो क्या किया जा सकता है? अगर वो हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो मेरा खून तो अब तक वो पी चुका होता। निशा ने जवाब दिया और कुछ सोचती हुई दरवाजे की तरफ मुड़ गई। यार मैं भी तेरे साथ इसी कमरे में सोऊंगा, यश ने राज से कहा। सो जाना भाई। वैसे तुम दोनों की बातों पर अब भी यकीन नहीं आ रहा है मुझे। तो क्या हम दोनों मिलकर तुझे झूठ बोल रहे हैं? यश ने बुरा मानते हुए चिढ़कर कहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है ये। राज बड़बड़ाया। जब निशा को चुड़ैल समझ रहा था तो क्या हालत थी तेरी? यश ने कुछ तल्खी से कहा। वो बात तो साफ हो चुकी है। निशा ने सब कुछ बता दिया है अपने बारे में। राज बोला। अच्छा तो अब ड्रैकुला से डर नहीं लग रहा? यश ने चुटकी ली। मैं वही बात कहूंगा जो निशा ने कही थी। डर लगे भी तो क्या किया जा सकता है? अब तो फंसी गए हैं इस हवेली में। जो होगा भुगतेंगे। चल अब सो जा। राज बिस्तर की तरफ बढ़ गया। यश ने वो रात राज के ही बिस्तर पर उसके साथ गुजारी। उसे कुछ देर बाद नींद तो आ गई थी, लेकिन सपने में उस खौफनाक ड्रैकुला को देखकर डर से कई बार उसकी आंखें खुली थी। दूसरी सुबह दोनों देर से उठे थे और लगभग साथ ही उठे थे। यश की आंख पहले खुली थी, लेकिन उसने जल्दी बिस्तर नहीं छोड़ा था। पिछली रात की घटना उसके दिमाग में चकरा रही थी। इसी बीच राज की भी आंख खुल गई। कब जागा भाई? उसने बिस्तर से उठते हुए यश से पूछा। बस 5 मिनट हुए होंगे, यश ने जवाब दिया।
काफी देर सो लिए, 11 बजने वाले हैं, राज ने कहा। सोए भी तो देर से थे, इस पर यश बोला। अब ब्रेकफास्ट की तैयारी की जाए, राज ने बिस्तर छोड़ते हुए कहा। बस मुंह हाथ धो लूं, नहाने की हिम्मत तो नहीं है भाई, ऊपर से सर्दी भी अच्छी खासी बढ़ गई है। बारिश तो अब रुक गई है, यश ने खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए कहा। ये क्या? राज चौंका, साथ ही उसने सिरहाने की तिपाई से एक पर्ची उठाई। क्या है ये? यश ने पूछा। निशा, राज ने जवाब दिया। लिखा है जैसे ही उठो तो फोन कर लेना, अपना मोबाइल नंबर भी लिखा है। तो वो यहां आ चुकी है? यश घबरा कर उठा। जाहिर है, वरना यहां उसकी पर्ची कैसे होती? यश दरवाजे की तरफ देखकर बोला। रात को उसे बंद करने का ध्यान ही नहीं रहा था, अगर कोई और आ जाता तो? इसके अगले भाग में आप सुनेंगे निशा ने क्यों वो पर्ची वहां रखी थी और उन्हें क्यों फोन करने के लिए कहा था। आखिर वो कहां गई, राज और यश अब क्या करेंगे, और उस ड्रैकुला का क्या हुआ, क्या होता है आगे, सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।